नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि डिजर्ट क्या है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग समझेंगे कि इंडियन डिजर्ट कौन सा है और किस तरीके का है, यहाँ पर वेजिटेशन किस प्रकार का है। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हर लेक्चर में जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे भाइयों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जितना हो सके उतना लाइक करें, क्योंकि ये मेरे को एक सपोर्ट देता है, यही मेरी फीस है आपसे। स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर इंडियन डिजर्ट को लेकर है और जो डिजर्ट स्पेसिफिकली यहाँ पर लिया गया है, पहले हॉट डिजर्ट को लिया है उन्होंने और उस डिजर्ट का नाम है थार डिजर्ट। उसने बोला है क्या कि द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज करेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव ड्रॉट, द रेनफॉल बीइंग स्कैंटी एंड द इर्रेगुलर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम जिस डिजर्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो थार डिजर्ट है, यानी कि हॉट डिजर्ट के लेकर चल रहे हैं। यहाँ की जो क्लाइमेट है उसको करेक्टराइज किया गया है कुछ यानी कि इस फॉर्म में कि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो क्या होती है, बहुत ही स्कैंटी, मतलब बहुत कम मात्रा में होती है, और इरेगुलर। इरेगुलर मतलब आपने देखा होगा कि मेघालय है या मतलब आपका वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, इसमें यानी कि बारिश का जो फ्लो है, यानी कि आप पुणे जाइए, पुणे में ऐसा लगेगा कि दिन में भी बारिश होती दिखाई पड़ती है आपको, और मोस्टली बारिश देखने को मिलती रहती है। ये वेस्टर्न घाट के रीजन्स हैं। अगर आप मेघालय रीजन में जाएं, आप या चेरापूंजी रीजन में जाएं, तो वहां पर भी आपको बारिश ज्यादा देखने को मिलती है। मतलब एक यानी कि वहां कर मैं अगर बोलूँ तो इरेगुलर नहीं, मतलब रेगुलर बारिश देखने को मिलती है, मतलब थोड़ी बहुत तो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ हुई तो कभी हुई, कभी कभी ऐसे कोई 8-8 महीने 10-10 महीने निकल जाते हैं कि बारिश ही होती है। ठीक है, आगे बात क्या कह रहा है, द वाटर रेन्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया रेयरली पेनिट्रेट इनटू द रीजन। कहने का मतलब यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हम जिस रीजन की बात कर रहे हैं, हाँ डेजर्ट की, यहाँ पर हमें बहुत ही कम मात्रा में हमें यानी कि पेनिट्रेशन ऑफ वाटर देखने को मिलता है इस रीजन के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि किसका, जो हमारा रेन वाटर है। अगर हम बात करें नवंबर टू मार्च, यानी कि देखिए नवंबर और मार्च में हमें, देखिए ठंड महीने की बात हो रही है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं मैं, ठीक है, वो भी नॉर्थ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये बोल रहा है अगर नवंबर से बात करें इसको, यानी कि ये बताया गया है करेक्टराइज बाय एक्सट्रीम वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इज फ्रिक्वेंटली बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एट नाइट। यानी कि जैसे अगर रात की बात करें, रात में यानी कि जो यहाँ का टेम्परेचर होता है वो 0 से भी कम होता है। ठीक है, माइनस में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि ड्यूरिंग अप्रैल एंड जून, यानी कि जब हम बात करें अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल आता है और जून, उसमें अगर देखा जाए तो हीट जो है इंटेंस, मतलब ज्यादा मात्रा में होती है, और फ्रिक्वेंटली ये देखा जाता है स्क्रोचिंग ऑफ द वेंट, यानी कि ऐसी हवाएं चलती हैं जो एक किस्म से ऊपरी परत को छोड़ देती हैं, अब प्रिवेलिंग विद द ग्रेट डेसिकेटिंग। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ऑलवेज लो। कहने का मतलब यहाँ पर ये ह्यूमिडिटी अगर मैं बात करूं, मतलब एक होता है ना ह्यूमिडिटी, मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा है कि नमी कितनी है, तो यहाँ पर नमी नहीं पाई जाती है, यहाँ पर एक किस्म से जलती हुई हवाएं होती हैं और जलती हुई धूप पड़ती है। अगर इस रीजन में जो रहते हैं उन लोगों को, मतलब अगर साउथ इंडिया का पीपल हो या मतलब कोई ऐसे जगह का रहने वाला जिसको यानी कि बारिश ही जिसको देखने को मिली, इतनी धूप ना सह पाया हो, तो उसकी जो त्वचा है, मैं जहां तक मान के चलता हूँ, जल सी जाएगी ऐसी जगह पर। The climate of the hostile to all the vegetation, only plants and animals possessing the special adaptation being able to establish that themselves। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, आपने पूरे भारत में देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एनिमल्स ऐसे हैं उनके अंदर कुछ एबिलिटी होती है, कुछ ऐसी यानी कि ऐसे स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जिसके कारण वो अपने आप को वहां सर्वाइव कर पाते हैं, मतलब उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण आ चुके हैं रहते रहते वहां पर। ठीक है, तो जेनेटिक एक इफेक्ट देखने को मिल रहा है वहां के जो जानवर हैं उनमें, मोस्टली वहां पर आपको गाय, ऊंट, ठीक है, भेड़ बकरियां ये देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फ्लोरा की बात करें, इसमें अगर फ्लोरा क्या होता है, आप वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे, फोना क्या होता है, एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्लोरा में अगर बात करूं, प्रॉपर डिजिट प्लांट्स में बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, यानी कि यहाँ पर जो वेजिटेशन है उसको यानी कि दो मेन ग्रुप्स में बांटा गया। पहला क्या, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्टली अपॉन द रेन वाटर, यानी कि जो यानी कि खाली बारिश के पानी पर डिपेंडेंट है, और कुछ ऐसे डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ द सबटेरिनियन वाटर। यानी सबटेरिनियन वाटर मतलब कि सरकार ने या मतलब कोई झील वगैरह यानी ऐसी बनाई हो, मैनमेड हो या मतलब नेचुरल हो, जिसके द्वारा वहां पर पानी पहुंचता हो, नहरों द्वारा पानी। जैसे अगर मैं बात करूं, राजस्थान में ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से होती हुई एक नहर निकलती है जिसे बोलते हैं हम लोग इंदिरा कनाल। ठीक है, वो बहुत सा ऐसा रीजन है राजस्थान का जिसको हरा भरा बनाती है, वहां पर धान की भी, मतलब पैडी कल्टीवेशन भी एक पॉसिबल हो चुका है राजस्थान में। जब भी हम राजस्थान की बात सुनते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि यार एक रेत, एक ऐसा रीजन जहां पर हमें वेजिटेशन बहुत रेयरिटी में देखने को मिलता हो,
वहां पर हमें यानी कि पैडी कल्टीवेशन देखने को मिलता है, जो ऐसी फसल है जहां पर हमें यानी कि वो ऐसी फसल हमें कहाँ देखने को मिलती है, मतलब जहाँ हमें यानी कि 100 से भी ऊपर रेनफॉल देखने को मिलती है, वहाँ ऐसे रीजन में हम लोग मतलब ऐसी पैडी कल्टीवेशन हम लोग कर पाते हैं। लेकिन ये राजस्थान में देखने को मिल रही है, उसका मेन रीजन ये है कि वहां पर यानी कि जो सबटेरिनियन वाटर का प्रेजेंस है वो ज्यादा है, मतलब वहां पर कैनाल सिस्टम या लेक सिस्टम अच्छा है। ठीक है, अब बात करेंगे फर्स्ट ग्रुप ऑफ द कंसिस्टिंग ऑफ द टू टाइप्स। कहने का मतलब फर्स्ट ग्रुप जो है कंसिस्ट करता है टू टाइप्स, मतलब क्या, उसको देखो। कह रहा डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्टली अपॉन द रेन, यानी कि मैंने जो अभी दो ग्रुप समझाए थे, फर्स्ट एंड सेकंड, उनको यहाँ पर डिटेल में समझाया गया। उसी को कह रहा पहला ग्रुप जो है वो दो चीजों को धारण करके चलता है। कह रहा डिपेंडिंग ऑन डायरेक्टली अपॉन ऑन द रेन ऑफ टू टाइप्स, द इंपेरियल एंड द सॉरी हाँ इंफर इंफरनियर या सॉरी इंफरनियर नियरल्स एंड द रेन पेरेनियल्स। दूसरा क्या है, द Infernial are delicate, the annuals apparently free from the xerophilous adaptations, having the slender stem and root system and often large flowers। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये जो अभी मैंने दो यानी कि पहले बात करी थी पहला ग्रुप में, उसमें दो प्रकार के होते हैं। एक तो यानी कि इस पर डिपेंड कर रहा है मोस्टली, यानी कि जो रेन वाटर है, यानी कि रेन का वाटर है उसके ऊपर। ठीक है, और उसमें अगर देखा जाए उसको यानी कि दो में चीजों में कैटेगराइज किया गया है उसको। कैसे, एक तो है एफरनिरल, ठीक है, एफरनिरल्स, दूसरा एफरनिरल्स एंड द रेन पेरेनियल्स। तो रेन पेरेनियल्स और एफरनियल्स को भी आगे यानी कि क्लासिफाइड किया गया। कैसे कि एफरनियल जो है वो डेलिकेट करता है एनुअल, यानी कि अपरेंटली फ्री फ्रॉम द जीरोफाइलस एडेप्टेशन, की उसका जो एडेप्टेशन उससे यानी कि फ्री होना चाहिए जीरोफाइलस एडेप्टेशन से, और उसके पास क्या होना चाहिए, सिलेंडर स्टेम होना चाहिए। स्टेम माने तना, बोलते ही है, यानी कि एक सिलेंडर, एक कहते हैं चमकदार, सिलेंडर माने एक किस्म से ऐसा तना होना चाहिए। एंड रूट सिस्टम जो होना चाहिए उसका लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जिससे वो नीचे से पानी सोख सके। ठीक है, फिर क्या करें, दे अपीयर ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर द रेन डेवलप फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन एन incredibly short times and die as soon as the surface of the layer of the soil dries। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे ये जो यानी कि पहला कैटेगरी अभी जो बताया, यानी कि फर्स्ट ग्रुप जो है कंसिस्ट करता है दो प्रकार के। उसमें पहला जो उसने बताया किसका, जो रेन वाटर पर मेनली यानी रहते हैं। अगर मैं पहले की बात करूं एफरनियल्स, तो इसमें ये बताया कि मोस्टली जो ये पौधे होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, वो यानी कि कब पनपते हैं, जब यानी कि बारिश होती है उस समय यानी कि हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। जैसे यानी कि गर्मी का मौसम आता है, जैसे मैं अभी टेम्परेचर का समय बताया था, जैसे मतलब किसमें अप्रैल, हाँ अप्रैल से कहाँ तक मेरा बताया था याद नहीं आ रहा मेरे को, अप्रैल से जून तक। सो अप्रैल से जून के बीच में आपको ऐसा देखने को मिलेगा सारी, मतलब ये जो वेजिटेशन एकदम जल सा जाता है, एकदम झुलस सा जाता है। उसके बाद जैसे जुलाई अगस्त सितंबर है, इसमें यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में मोस्टली यानी कि रेन वाटर देखने को मिलता है, तो पानी बरसता है तो वेजिटेशन फिर से हरा होता है, तो कुछ ड्रॉप्स इधर भी गिर जाती है, तो ये भी बेचारे हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो उसको समझाया कि रेन पेरेनियल्स आर विजिबल अबव द ग्राउंड only during the rainy seasons but have the perennial underground stems। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। दूसरा क्या बोल रहा है उसको ध्यान से समझे। उसने कहा कि जो रेन पेरेनियल्स जो है वो विजिबल होगा, वो दिखाई कब देगा, मतलब ऐसा वेजिटेशन कब दिखाई पड़ेगा, जब ग्राउंड यानी कि अबव यानी कि ग्राउंड के ऊपर कब दिखाई पड़ेगा, ड्यूरिंग रेनी सीजन, मतलब जब बारिश का महीना होगा और उसके पास क्या होगा, हैविंग ए पेरेनियल अंडरग्राउंड सिस्टम, यानी कि उसका जो तना होगा जमीन के अंतर्गत बहुत ज्यादा मात्रा में हो। ठीक है, दूसरी बात ये कह रहा है कि द सेकंड ग्रुप डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ द सबटेरिनियन वाटर। दूसरा जो है ग्रुप वो उस पर डिपेंड करता है कि वहां पर प्रेजेंस ऑफ यानी कि कैनाल सिस्टम या मतलब जो भी है सबटेरिनियन वाटर का सिस्टम जो है वो होना चाहिए। By far the largest number of the indigenous plants are capable of absorbing the water from the deep below surface of the grounds by the means of the well developed root system। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, मैं अगर सीधा बोलूं, भारत के अंदर जो यानी कि बहुत सारी ऐसी वैरायटी ऑफ द यानी कि प्लांट्स पाई जाती है, जिसमें एक कैटेगरी देखने को मिलती है कि जो राजस्थान के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर जैसे कैक्टस हो गया, खेजरी हो गया, ठीक है, अकासिया हो गया, ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं
या ऐसे प्लांट्स हैं जो जमीन के अंदर अपने बहुत जड़े यानी कि, और उसका मतलब हम अगर नॉर्थ इंडिया में या मतलब साउथ इंडिया में बात करें जहां पर पानी ज्यादा बरसता है, तो वहां उनकी जड़ें कुछ ज्यादा अंदर तक नहीं होती हैं। लेकिन अगर यानी कि हम ऐसे रीजन की बात करें जहां पर स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, मतलब पानी की मात्रा कम है, तो वहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो पेड़ होता है उसकी मेन स्टेम जो होती है वो तो जाएगी मतलब रूट, उससे भी बहुत सारी यानी कि एक लेटिस टाइप में यानी कि जो मतलब जड़ें होती हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं, और वो नीचे से सक करती हैं वाटर को और ऊपर खींचती हैं और अपने आप को मतलब मेंटेन रख पाती हैं पूरे अपने यानी मतलब लाइफ टाइम के लिए। तो ये चीजें यहाँ पर मैं जो समझाना चाह रहा था आपने समझी, ठीक है। आगे बात करता हूँ। द मेन पार्ट ऑफ विच जनरली कंसिस्ट ऑफ द सिलेंडर वुडी टैप रूट ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो मेन पार्ट है किसका, मेन पार्ट ऑफ जनरली कंसिस्ट ऑफ द सिलेंडर वुड, यानी कि मैंने सिलेंडर वुड किसको बताया था, मैंने ये जो वाली यानी कि एक मिनट, हाँ, सिलेंडर वुडी टैप एंड रूट ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ, यानी कि मैंने जो सिस्टम अभी पूरा समझा है ये यहीं पर ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर कि उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ होती है नीचे की तरफ, और जिससे वो पानी खींचने की मतलब खींचने में मदद करता है। आगे बात क्या कर रहा है कि जनरली वेरियस अदर्स जीरोफिलस adaptations are restored to such reduce the leaves thick hairy growth, succulents, and coating of the wax, thick cuticle and protected stomata, etc. All having for their objects of the reduction of the transpiration। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इनका जो तना होता है वो चमकदार होता है, उनसे यानी कि लाइट जो होती है, मैक्सिमम लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे उनका क्या हो सके, उतना वाष्पोत्सर्जन ना हो सके। इसीलिए इनके जो तना होता है वो थोड़ा चिकना टाइप का होता है, ठीक है, उतना वाष्पोत्सर्जन ना हो सके जितना यानी कि अदर पेड़ों से होता है। दूसरी बात ये भी है, ये इनके अंदर ट्रांसपेरेशन जो होता है रिडक्शन मतलब कम मात्रा में होता है, ठीक है, और अपने यानी कि अपनी बॉडी को ये प्रोटेक्ट भी कर पाते हैं स्टोमेटा से, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या है कि फोना क्या है। अभी फ्लोरा के बारे में हमने बात करी कि आखिरकार फ्लोरा किससे है, अब फोना क्या है। तो इट इज द होम ऑफ द इंडियाज मोस्ट मैग्निफिसेंट ग्रासलैंड एंड द सेंचुरी फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं बात करूं यानी कि थार डिजर्ट की, तो इसे मैं बोल सकता हूँ एक ऐसा लैंड है जिसको हम लोग बोल सकते हैं यानी कि मैग्निफिसेंट ग्रासलैंड, एंड एक सेंचुरी है किसके लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। और उसमें से अगर मैं बात करूं अमंग द मैमल्स, द ब्लैक बक, बिल्ड एस, चिंकारा एंड कराइकल एंड क्या बोलते हैं सैंड ग्रोस, ठीक है, सैंड ग्रोस एंड द डिजर्ट फॉक्स inhabit inhabit upon the plains and the grassland and the saline depressions। कहने का मतलब यहाँ पर जितने भी मैंने एनिमल्स की बात करी, जैसे मैंने अभी बताया क्या बोला था मैंने, हाँ, एनिमल्स यहाँ पर जैसे ब्लैक बक है, ठीक है, वेल्ड एस है मतलब जंगली गधा, ठीक है, चिंकारा है, और कैरेकल है, और सैंड ग्रूज है, एंड यानी कि डिजर्ट फॉक्स मतलब यानी कि रेतीली जो भेड़िया होता है वो रेत में जो पाया जाता है, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। ओपन प्लेन्स एंड ग्रासलैंड एंड सलाइन डिप्रेशंस मतलब इन सभी नमकीन जगह पर या मतलब ग्रासलैंड में या मतलब इन प्लेन्स में ये पाए जाते हैं। और उसके बाद ये कह रहा है कि द नेस्टिंग ग्राउंड ऑफ द फ्लेमिंगोज and the only known population of the Asiatic wild ass lies in the remote part of the Great Run गुजरात। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ ऐसे यानी कि पॉपुलेशन जिसको यानी कि नेस्टिंग ग्राउंड ऑफ द फ्लेमिंगोस के नाम से भी जाना जाता है, वो यहाँ पर मिलती है, जिसको यानी कि एशियाटिक विल्ड एस जो है जिसमें यानी कि लाई करते हैं। और ये कहाँ पर है, जिसने आपने सुना होगा रण ऑफ कच्छ, वो जो रीजन है गुजरात के पास वहां देखने को मिलता है। और इट इज द माइग्रेशन ऑफ द फ्लाईवे यूज बाई द क्रेन्स एंड द फ्लेमिंगोस। कहने का मतलब ये एक माइग्रेशन है। माइग्रेशन क्या होता है मैंने तुम्हें बताया होगा, whenever one species transferred their area from one I mean transferred themselves to from one area to other area, that process is called the migration। और माइग्रेशन भी दो टाइप का होता है, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। whenever we go through the immigration, so that's mean somebody enters in this particular area, but in the case of the emigration we exit any area, that process is called the emigration। my friends, मैं तुम्हें हिंदी में बताऊं,
माइग्रेशन वो होता है कि जब कोई स्पीसीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करता है, या मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये अगर ये यहाँ पे रह रहा था, यहाँ से यहाँ गया है, तो मतलब इसने माइग्रेट किया। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एमिग्रेशन हुआ यहाँ पे, और इस केस में क्या हुआ, इमिग्रेशन हुआ, क्योंकि यहाँ से एक स्पीसीज कम हुई और यहाँ पर एक स्पीसीज बढ़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इसने एग्जिट किया, ई फॉर एग्जिट, आई फॉर एंटर। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, आगे बढ़ते हैं। कोल्ड डिजर्ट, टेम्परेट डिजर्ट, कहने का मतलब यहाँ पर ये कोल्ड डिजर्ट बोल सकते हो या टेम्परेट डिजर्ट बोल सकते हो। मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक चीज समझाई थी, वो क्या था, वो ये था मेरे भाइयों कि ये क्या है, धरती है, और ये क्या है, इक्वेटर है, उसके बाद ट्रॉपिक है, फिर सब ट्रॉपिक है, फिर टेम्परेट है। तो हम पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम ठंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठंडे वातावरण की तरफ। तो टेम्परेट या कोल्ड डिजर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, कोल्ड डिजर्ट को ही हम टेम्परेट डिजर्ट बोल सकते हैं या हिली डिजर्ट बोल सकते हैं। जैसे इंडिया के केस में अगर देखा जाए तो इंडिया क्या है, एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ठीक है, ट्रॉपिकल कंट्री है, लेकिन मेरे भाइयों मैं तुम्हें अगर बोलना चाहूं कि उसका जो यानी कि लद्दाख वाला जो डिजर्ट एरिया है, मतलब यानी कोल्ड डिजर्ट एरिया है, क्या वो टेम्परेट में आ रहा है? नहीं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, कोल्ड डिजर्ट को हम लोग यानी कि माउंटेनियन डिजर्ट भी बोल सकते हैं, या हम लोग उसको यानी कि टेम्परेट डिजर्ट भी बोल सकते हैं। मेरी तरफ से मतलब एक माउंटेनियन डिजर्ट में मेरा दिमाग में आया तो मैंने बोल दिया। अब आप क्या बोलते हैं? मेरा एक ओपिनियन था, मान सकते हो मान लो, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कोल्ड डिजर्ट, तो कोल्ड डिजर्ट ऑफ द इंडिया इंक्लूड्स द एरिया ऑफ द लद्दाख एंड द लेह, कारगिल ऑफ द कश्मीर एंड स्पीति वैली ऑफ द हिमाचल प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न उत्तरांचल एंड द सिक्किम। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो कोल्ड डिजर्ट है हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये जैसे मैं लद्दाख की बात करूं, मैं लेह की बात करूं, मैं कारगिल की बात करूं, मैं कश्मीर की बात करूं, ठीक है, स्पीति वैली की बात करूं, हिमाचल प्रदेश की बात करूं, और सम पार्ट्स ऑफ द यानी कि उत्तरांचल जिसको हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, और यानी कि सिक्किम का कुछ पार्ट्स, ये सभी क्या है, कोल्ड डिजर्ट के अंदर इसका कुछ रीजन्स आता है। दीज एरिड एरियाज आर नॉट अफेक्टेड बाय द इंडियंस मानसून बिकॉज दे लाई इन द रेन शैडो ऑफ द हिमालयन माउंटेन सिस्टम्स। कहने का मतलब देखो सिंपल बात सुनिए, दे एरिड एरियाज, ये सभी जो एरिड एरियाज हैं, आर नॉट अफेक्टेड बाय द इंडियन मानसून, यानी कि इंडियन मानसून के द्वारा ये अफेक्ट नहीं होते हैं, बिकॉज दे लाई इन द रेन शैडो ऑफ द हिमालयन। हिमालयन मतलब देखो मैं सिंपल बोलूं, ये छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं इस तरीके से। देखो आप ये मत समझना कि कश्मीर वैली जो है या मतलब लद्दाख की जो वैलियां हैं, मतलब लद्दाख का जो माउंटेनियन रीजन है, वो कोई ऐसा नहीं है कि ऊंचा एक पर्वत है बस उतना ही है, ऊपर से फ्लैट, ऐसा नहीं है। वहां पर छोटी छोटी सी पहाड़ियां हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इधर तो बारिश हो रही है लेकिन इधर नहीं हुई ना, तो यहाँ पर फ्रिजिड जोन हो गया, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर तो कम है, बारिश नहीं हुई, तो बारिश ना होकर यहाँ पर बारिश हुई, तो यहाँ पर क्या हो, बर्फ बरस रही है। तो बर्फ या मतलब यहाँ पर ऐसा रीजन है जो लीवार्ड साइड हो जाती है, एक होती है विंडवार्ड साइड, एक होती है लीवार्ड साइड। जैसे मैं अगर सीधा बोलूं, सपोज देयर इज ए माउंटेन, if winds come from this side, monsoon come from this side, this side is called a windward side and this side is also called a leeward side. leeward side उसे बोलते हैं, लीवार्ड साइड उसे बोलते हैं जिधर हमारा मानसून नहीं आ पाता है, जिधर यानी कि हमारा वेजिटेशन पनप नहीं पाता है, तो उसे हम बोलते हैं लीवार्ड साइड। वही चीजें हमें यहाँ देखने को मिल रही है, इसने बोला, और लीवार्ड साइड को ही हम यानी कि रेन शेडो रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि these arid areas are not affected by the Indian monsoons because they lie in the rain shadow of the Himalayan mountain system। यानी कि हिमालय भी एक बहुत बड़ा पर्वत है, तो वहां पर ये हमें देखने को मिलते हैं। अब बात समझ में आ गई। अब आगे कह रहा है कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सट्रीम कोल्ड वेदर एंड डेन्यूड टेरेनियन, दे आर नॉट सुटेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ, यानी कि ये सभी प्लांट ग्रोथ मतलब पौधे की ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं होता है। आइसोलेटेड, स्केटर्ड एंड ओवर द ग्रेजिंग, यानी कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ग्रेजिंग होती है, भेड़ बकरियां बहुत चराई जाती हैं बकरवालों के द्वारा, ठीक है, चरवाहे गुजरों के द्वारा, ठीक है। द हर्बेसियस श्रब्स फाउंड, सॉरी, द हर्बेसियस श्रब्स फाउंड इन आर फाउंड, कहने का मतलब यहाँ पर यानी चराने वाली यानी कि जो श्रब्स मतलब यानी कि झाड़ झंखाड़ है वो पाई जाती है, ठीक है, मतलब घास बोलूं तो वो पाई जाती है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ग्रेजिंग पीरियड जो है लगभग
3 से 4 महीने का देखने को मिलता है, मतलब 3 से 4 महीने तक धमाकेदार चराई मतलब चराया जाता है। उसके बाद यानी कि बर्फ पड़ने लगती है तो चराने के लिए दिक्कत पड़ जाती है, तो ये लोग पत्ते ही काट काट के खिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि करेक्टर्स क्या है, तो करेक्टर्स को भी समझ लेते हैं। कह रहा है कि द सीवियर एरिड कंडीशंस, हमें सीवियर एरिड कंडीशन देखने में ड्राई एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, हमारा जो टेम्परेचर है जहां पर हमें मतलब अगर मैं बात करूं कहाँ बात कर रहा था मैं, क्या बोलूं, कोल्ड रीजन में, ठीक है। तो सीवियर एरिड कंडीशन देखने को मिलती है, ड्राई एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, टेम्परेचर जो है लेस देन यानी कि हमें देखने को मिलता है क्या बोलते हैं 0 डिग्री। मोस्ट ऑफ द पीरियड हमें ये भी देखने को मिलता है कि उसका जो टेम्परेचर हो यानी कि -50 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है ड्यूरिंग द विंटर, ठीक है। और कुछ मैग्निफिसेंट मानसून्स जो हैं जिसमें अगर मीन एनुअल रेनफॉल लेस देन यानी कि 400 मिलीमीटर मतलब क्या बोलूं मैं, हाँ 40 यानी कि सेंटीमीटर से भी कम यानी कि बारिश होती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, हैवी स्नोफॉल अकर्स बिटवीन द नवंबर एंड द मार्च, यानी कि नवंबर यानी कि जैसे हम नॉर्थ इंडिया, मैं खुद नॉर्थ इंडिया से यूपी से हूँ, तो मेरे इधर भी बहुत ठंड पड़ती है, ठीक है। तो अगर सीधी बात करूं मैं, अगर कोल्ड डिजर्ट जहां पर है तो वहां पर तो बहुत ठंड पड़ती होगी, तो यहाँ पर बोल रहा है कि माइनस कितना डिग्री, -50 डिग्री तक टेम्परेचर नीचे चला जाता है, लेकिन वो कैसे प्रोटेक्ट कर पाते हैं, उनका कुछ साधन होगा भाई, इग्लू वगैरह बनाते हैं वो लोग, ठीक है। हैवी स्नोफॉल देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, और इसी में हमारे फौजी बेचारे खड़े रहते हैं अपनी सीमा पर, सरहद पर अपनी माँ को बचाने के लिए। माँ मतलब धरती माँ को, और धरती माँ कौन है, भारत माँ, और भारत माँ कौन है, हमारी किसानों की खेत थी, ठीक है, हमारी माँ बहन की आबरू, ठीक है, हमारी इज्जत। सो उनके लिए एक सैल्यूट हमारी तरफ से हमेशा बनता है। तो हैवी स्नोफॉल होता है, ये कब देखने को मिलता है, नवंबर से मार्च के बीच में। और जो सॉइल टाइप है वो यानी कि सैंडी होता है, ठीक है, और सैंडी लोम यानी कि पथरीली टाइप की, मतलब सॉरी पथरीली नहीं, मतलब सैंडी लो, यानी कि अगर देखा आप कभी पर्वतीय क्षेत्र में जाइए और आप एक यानी कि प्लेन एरिया में जाइए, आप प्लेन एरिया की मिट्टी को उठाइए और हाथ में से रगड़िए, इस तरीके से रब करिए, तो आपको चिकनाहट लगेगी। लेकिन आप सैंडी एरिया मतलब यानी कि बालू नहीं होती, बालू जिसमें आपने देखा होगा मिस्त्री क्या करता है, वो जो मेसन होता है घर बनाने के लिए उस मिट्टी को यूज करता है, वो मेसन जो मिट्टी को यूज करता है जिसे रेत बोलते हैं, तो वो ऐसी रेत हमें देखने, सैंडी लोम ऐसी होती है जिसमें कुछ हल्के कंकड़ पत्थर भी हो जाए, ठीक है। सॉइल पीएच जो होता है वो न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल रहता है, और स्लाइट यानी कि अल्कलाइन देखने को मिलती है, मतलब कुछ नमकीन देखने को मिलती है। आगे क्या करें, न्यूट्रिएंट्स क्या है, यानी कि हमारी जो जमीन होती है यहाँ की, वो यानी कि पुअर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो होती है वो कम होती है। और सॉइल हैज अ लो वाटर रेनेंटेशन कैपेसिटी, यानी पानी को रोकने की क्षमता इसके अंदर कम होती है, क्योंकि सैंडी है और सैंडी लोम यानी कि टाइप की जो मतलब मिट्टी होती है, उसके अंदर एक कैपेसिटी नहीं होती कि अब्जॉर्व कर पाए वाटर को, बस मतलब उतना ही झेल पाएगी जितना उस वक्त उसमें आ पाया। लेकिन बहुत सारी, जैसे अगर मैं बात करूं काली मिट्टी की, तो उसमें वो बहुत वाटर को रोकती है, ठीक है। ऐसे दोमट मिट्टी है, ठीक है, एलुवियल सॉइल। विंड इरोजन इज मोर कॉमन, यानी कि यहाँ पर हमें विंड का इरोजन ज्यादा देखने को मिलती है, मतलब हवा आएगी और एक जगह से बहुत सारी धूल उड़ाकर दूसरी जगह लेके चले जाएगी। तो ये जो यहाँ पर इरोड हुआ, मतलब अगर सपोज करो देयर इज अ वन माउंटेन लाइक दिस एंड हेयर सम सैंडी एरियाज। अब सपोज करो यहाँ से क्या हुआ, विंड का ब्लो हुआ, मतलब स्ट्रॉम टाइप की, यानी कि कोई विंड आई, मतलब एक झोंक, बहुत तूफान टाइप का। तो यहाँ से इसने क्या किया, इस पूरे टिब्बो को उठाया और यहाँ कर लाकर प्लेस कर दिया। तो सपोज दिस स्ट्रक्चर नॉट लाइक दिस आफ्टर दिस एक्टिविटी, इट विल लाइक लुक लाइक दिस। तो यहाँ पर जो हमें खाली दिख रहा था भर गया, और यहाँ पर जो हमें ऊंचा दिख रहा था वो कट गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, तो इरोजन एक्टिविटीज भी देखने को मिलती है। और नैरो ग्रोइंग पीरियड, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, नैरो ग्रोइंग पीरियड मोस्टली ड्यूरिंग द समर, यानी कि हमें ये भी देखने को मिलता है ग्रोइंग पीरियड में, यानी कि समर में देखने को मिलता है, मतलब कोई चीज उगाना वगैरह, फसल उसल वगैरह, तो हमें समर में यानी कि देखने को मिलता है, ठंड में ये लोग नहीं कमा पाए, मतलब कर पाते, ठीक है। ड्यू टू aforesaid extreme cold conditions, growth vegetation is slow and stunted, या slanted nature। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ज्यादा ठंड होने के कारण हमें यानी कि ज्यादा वेजिटेशन देखने को नहीं मिल पाता है, ना ही ज्यादा यानी कि फसलें देखने को मिल पाती हैं, कुछ ही थोड़ी मात्रा में होता है, और यानी कि स्लांटेड नेचर रहता है, ठीक है।
बायोडाइवर्सिटी कैसी होती है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो तो उसमें रोकूंगा, और शायद हो सकता है लास्ट लेक्चर हो, क्योंकि इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग कुछ यानी कि ISFR का यानी कि जो डाटा है वो अदर वीडियोस से देख लीजिए, क्योंकि इसमें इस बुक में अपडेटेड दे नहीं रखा है। आप नई जो बहुत बारी मतलब ऐसे ऑथेंटिक यानी कि साइट्स हैं जिस पर जाकर आप अपने नोट्स को अपडेट कर सकते हैं, तो बेहतर उससे जाइए। इस बुक से यानी कि ये ज़्यादा अपडेटेड बुक नहीं है, क्योंकि इसके राइटर्स अब मतलब इसको मतलब टाइमली अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ISFR का जो यानी कि डाटा है वो आप कहीं वीडियो से देख लो, चाहे किसी साइट से देख लो। अब मेनली अभी बात करता हूँ बायोडाइवर्सिटी की। तो बायोडाइवर्सिटी में अगर बात करूँ, कोल्ड डिजर्ट है, ठीक है, होम ऑफ किसने हाईली अडेप्टेटिव एंड द रेयर इंडेंजर्ड फौना सच एज यानी कि एशियाटिक लिबैक्स, टिबेटन एंड अर्गाली, लद्दाखी, उराली, उरियल एंड क्या या बारल, तिब्बतन एंटेलोप्स जिसको हम लोग चिरू भी बोलते हैं, तिब्बतन गैजले, ठीक है, वाइल्ड याक, स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, तिब्बतन वॉल्फ, वाइल्ड बुलडॉग, तिब्बतन वाइल्ड एस, ये सभी टाइप के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर है कि क्यांग अ क्लोज रिलेटिव टू द इंडियन विल्ड एस, यानी कि जो क्यांग है वो लगभग यानी कि हमें देखने को जैसे भारतीय में जो यानी भारत में जो गधा देखने को मिलता है उस टाइप का देखने को मिलता है ये। वुली हेयर, ब्लैक नेक्ड क्रेन भी देखने को मिलता है। और कोल्ड डिजर्ट जो है कंप्राइज करता है ऑफ अल्पाइंस एंड द मिजोफाइट्स एंड डिजर्ट वेजिटेशन। कहने का मतलब यहाँ पर कोल्ड एयर जो है उसमें कुछ हमें क्या देखने को मिलता है, अल्पाइन एंड द मिजोफाइट्स, और यानी कि डिजर्ट टाइप का भी यानी कि वेजिटेशन यहाँ पर, जैसे कैक्टस वगैरह मैंने बताया था, खेजड़ी, और यानी कि और क्या एक कौन सा पेड़ था, मुझे याद नहीं आ रहा है यार, अकाशिया टाइप का शायद था, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो सब यहाँ पर देखने को मिलता है। ड्राई टेम्परेट जोन की अगर मैं बात करूँ तो बेतुला बेतुला देखने को मिलता है, सैलिक्स एंड जुनिपर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अल्पाइन जोन तो उसमें हमें ये देखने को मिलेगा यानी कि जूनिपर है और बर्च है, ठीक है। रोडेंड्रोन, अब यानी कि जिसमें हमें ग्रासेस भी देखने को मिलती हैं। और परपेचुअल स्नो जोन यानी कि जहाँ पर हमें कोई वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि उसका जो मतलब यानी कि वहाँ पर जितनी भी ड्रॉप्स है सारी फ्रीज में हो जाती है, तो वहाँ पर वेजिटेशन कैसे देखने को मिलेगा, सब चीज जम जाती है। हमें ये भी देखने को मिलता है ओक, पाइन, देवदार, बिर्च एंड रोडेंड्रोन, ये सभी इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं हमारे यानी कि बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत, ठीक है। अब डिजर्टिफिकेशन क्या है ये तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ, अब मैं दोबारा से इसको नहीं समझाऊंगा, इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अगला लेक्चर जो होगा वो इन्फॉर्मेटिव और भी रखूंगा, ठीक है। कुछ कमी हुई हो मेरे से मुझे माफ करना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ अगले लेक्चर में नए विचार नई विचारधारा के साथ।